नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो पेपर मैंने एसएससी एमटीएस के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड के रूप में शेयर किया था, जिसमें क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन उसी आधार पर जिस आधार पर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, लेवल भी ऑलमोस्ट सेम रखा गया है या उससे हल्का सा ऊपर गया। इसमें क्वेश्चंस भी वही थे जो सीजीएल और सीएचएसएल 2020 में पूछे गए हैं। कुल मिला के ये बेस्ट पेपर होगा आपके एसएससी एमटीएस को देखते हुए, ठीक है। तो मैंने शेयर किया था पीडीएफ और मैंने बताया भी था कि अगर आपको इसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है, इसमें नंबर अच्छे आते हैं, तो समझ लो आपकी तैयारी अच्छी है। एमटीएस में आप 25 आउट ऑफ 25 कर लोगे। और 30 मिनट्स का टाइम आपको लेना था। अगर आपने नहीं सॉल्व किया तो आप टेलीग्राम पे पहले जाइए, वहाँ पे क्वेश्चंस पड़े हैं, पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया था मैंने, और आप उसको सॉल्व करिए, ठीक है। और मतलब बज रहे हैं रात के 11:30 या 11:45 बज रहे हैं। मैंने टाइम अभी देखा नहीं है, लेकिन अब नींद आ रही थी और सुबह ऑफिस भी जाना है। लेकिन मैंने कहा था आपको सेट प्रोवाइड करूँगा, और सेट के बाद सलूशन काफ़ी ज़्यादा लोग डिमांड कर रहे थे, डीएम्स वगैरह कर रहे थे, तो मैंने कोशिश करी है कि आपको सलूशन भी प्रोवाइड कर दिया जाए, ठीक है। बाकी कोई टेंशन नहीं लेना है। एसएससी एमटीएस 2019 के सारे पेपर सॉल्व कर लेना। सीजीएल के जो मैंने करवाए वो कर लेना, और सीएचएसएल का जो पेपर है वो कर लेना। बाकी कुछ भी नहीं करना है। मैथ्स में आपका हो जाएगा, प्रैक्टिस आपने की ही होगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न अंग्रेजी में है, लेकिन घबराना नहीं है, हिंदी में मैं बोल के सॉल्व करवाऊँगा, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। हल्की हल्की नींद आ रही है, इस वजह से आवाज़ थोड़ी मतलब नींद में आपको पता होगा, है ना। तो बस ये है कि आपको कहा था, आपने इतना प्यार से देखा, आपको उम्मीद है, तो इस वजह से करवाना पड़ रहा है। बाकी चलो स्टार्ट करते हैं आपका बिना टाइम किल किए हुए। पहला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न बहुत ज़्यादा एडिट भी नहीं करूँगा, जैसे प्रश्न आएंगे बस प्रश्न सॉल्व करवाना है, मेन मोटो ये है, ठीक है। चलो प्रश्न देखते हैं। कहा क्या गया, ए एंड बी कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 18 डेज एंड 30 डेज। ए कोई कार्य 18 दिन में कर सकता है, और वहीं बी भाई साहब की अगर हम बात करें तो 30 दिन में ये कोई कार्य, मतलब वही वाला कार्य कर सकते हैं। क्योंकि उन्होंने 5 दिन तक कार्य किया, फिर जो बचा हुआ कार्य है वो सी 15 दिन में कर देता है। तो ए और सी काम का 5/6 हिस्सा कितने दिन में करेंगे, ये पूछा गया है। ये सीजीएल का प्रश्न है, ठीक। 18 और 30 का अगर एलसीएम दे तो 90 आ जाएगा, और 90 यूनिट आप मान लीजिए टोटल वर्क है। अगर 90 यूनिट टोटल वर्क है तो आप ये कह सकते हैं मेरे भाई, एक मिनट, हाँ, हमने कहा ए 18 दिन में कर सकता है, बी 30 दिन में। हमने कहा 90 यूनिट टोटल वर्क है। अगर 90 यूनिट टोटल वर्क है, ए 18 दिन में करता है, यानी ए एक दिन में 5 यूनिट और बी एक दिन में 3 यूनिट करता है, राइट। अब देखिएगा, इन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, यानी एक दिन में अगर ये दोनों साथ में कार्य करेंगे तो 5 3 8 यूनिट होगा, और इन्होंने 5 दिन तक कार्य किया, यानी 8 पंचे 40 यूनिट इन्होंने कर लिया। 90 में से 40 यूनिट हो चुका है, यानी बचा है 50 यूनिट, और इस 50 यूनिट को सी जो है वो 15 दिन में करता है। सी कितने दिन में करता है, 15 दिन में, यानी कि सी का एक दिन का कार्य 50/15 हो जाएगा, ठीक है। 50/15 यूनिट, या 5 से काट दे, 5 धाम में 50, 5 तियाँ 15, यानी कि 10/3 यूनिट एक दिन में वो करता है। कौन, सी। अब कहा गया अगर ए और सी करें, अगर ए और सी करेंगे तो ए एक दिन में करता है 5, बी करता है 10/3, तो दोनों मिलकर कितना करेंगे, 5 + 10/3 यानी 25/3, और इनने करना कितना है, 90 का 5/6 हिस्सा। 90 का 5/6 हिस्सा कितना हो जाएगा, 75 यूनिट, यानी 75 यूनिट करना है। एक दिन में 25/3 कर रहे हैं, तो टाइम कितना लगेगा, 75/25/3, यानी कि टोटल वर्क जो करना है बटे एक दिन में किया गया कार्य। 25 से काटेंगे, 25 तियाँ 75, 3 तियाँ 9, यानी कि 9 डेज इनको लगेंगे। ये सबसे बेसिक मेथड है जिससे आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं, राइट, ठीक है। टाइम एंड वर्क से 2 प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न हमने कर लिया, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। कहा गया 2 men and 7 women कैन कंप्लीट अ वर्क इन 28 डेज, यानी कि 2 आदमी और 7 औरत अगर किसी कार्य को करते हैं, यानी 2 आदमी हैं और 7 औरत हैं, तो वो किसी कार्य को 28 दिन में कर लेते हैं, ठीक है। और कहा गया 6 आदमी और 16 औरत अगर उसी कार्य को करते हैं तो 11 दिन में कर लेते हैं, यानी M × D। आपको पता है दोनों केस में काम जब बराबर हो रहा है तो काम इक्वल होगा। तो यहाँ से 28 दूना 56 एम आएगा, यहाँ 11 छक्के 66 एम, घटाएंगे तो 10 एम आ जाएगा। 10 एम बराबर 28 × 7 कितना हो जाएगा, 196 वीमेन, और इसमें से घटेगा कितना, 176 वीमेन। 196 में से 176 घटेगा, यानी कि 20 आ जाएगा, यानी 10 मैन बराबर 20 वीमेन। कहने का मतलब एक आदमी 2 औरत के बराबर कार्य करेगा, यानी M बराबर 2 वीमेन आ गया। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं आदमी अगर 2 यूनिट करता है, या हम कहें औरत अगर 1 यूनिट करती है तो आदमी 2 यूनिट करेगा।
अब आपसे कहा गया कि अगर 7 आदमी कार्य पे लगा दिया जाए तो कार्य कितने दिन में खत्म होगा। आप कार्य टोटल चाहे यहाँ से निकाल लो चाहे यहाँ से, हम पहले वाली जगह से निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पता है एक आदमी 2 यूनिट, तो 2 आदमी 4 यूनिट और 7 औरतें मिलकर 7 यूनिट, यानी 4 7 11 यूनिट एक दिन में करते हैं। टोटल वर्क है 11 गुणे 28, यानी इनको करना कितना है 11 गुणे 28। और अगर 7 आदमी करेंगे तो एक दिन में होगा कितना, एक आदमी 2 यूनिट तो 7 आदमी 14, यानी कि आपको पता है टोटल वर्क है इतना, एक दिन में वर्क हो रहा है इतना, तो डेज की रिक्वायरमेंट होगी टोटल वर्क बटे एक दिन में किया गया कार्य। 14 से 28 कटेगा, 14 दूना 28, 11 दूना 22 डेज इनको लगने वाले हैं। समझ आ गया। ये देख लो, कहा गया 1 दर्जन यानी 1 डजन नोटबुक्स क्वोटेड एट 125 आर अवेलेबल एट 20% डिस्काउंट। क्योंकि 125 किसी वस्तु पे लिखा गया था, 20% का डिस्काउंट दिया जाता है। अब देखो अगर 125 लिखा गया था 20% का डिस्काउंट, 125 का 20% कितना हो जाएगा 25, यानी वो वस्तुएं बिकेंगी कितने की 100 रुपये की। कितनी वस्तुएं 1 डजन, यानी एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया 100/12, यानी एक वस्तु का क्रय मूल्य अगर हम निकालने जाए तो 25/3 हो जाएगा। अगर एक वस्तु का क्रय मूल्य 25/3 है तो 75 में कितनी वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं, यही पूछा गया था। आप कहेंगे 75/25/3, एक वस्तु का मूल्य 25/3, 75 में 25 तियाँ 75, 3 तियाँ 9, यानी टोटल कितनी वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं 9 वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं। समझ आ गया। कहा गया कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 480 रुपये है, एक आदमी इस पर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट पाता है 15% और 10% का। अगर वो 25% के फ़ायदे पे बेचे तो उसका प्रॉफिट कितना होगा। देखो आपको पता है कि 480 रुपये उस पर लिखे गए थे, ठीक है। 15% का डिस्काउंट देंगे यानी 85/100, यानी कि आप कह सकते हैं 17/20 में बिकेगी, और 10% का डिस्काउंट देंगे तो 9/10 में बिकेगी, ठीक है। ये जीरो कट गया, 20 से ये कटेगा, या 20 से काटो या 4 से काटो, 4 पंचे 20, 4 12 48, यानी आपका बचा कितना 12 गुणे 17 गुणे 9/5। इतना हो गया आपका क्या, आपका टोटल क्या हो गया, टोटल हो गया इतना क्रय मूल्य हो गया। अगर 480 पे 15% और 10% का सक्सेसिव दिया है तो इतना क्रय मूल्य हो। अब कहा गया इसका 25% लाभ लेते हैं। 25% लाभ लेने का मतलब 1/4 हिस्सा लाभ है, तो आपसे लाभ ही पूछा गया था, तो आप कहेंगे इसका 1/4, तो 1/4 निकालने के लिए 4 से यहाँ काटेंगे 3, 3 गुणे 17 ये हो गया 51 गुणे 9/5। तो आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप कहें कि 51 गुणे 1.8 हो जाएगा, ठीक है। तो 1.8 से अगर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप देखिए 18 × 9 18, 18 पंचे 90, 91, यानी 91 रुपये 80 पैसे आपका लाभ हो जाएगा। समझ आ गया। या आप कुछ लोग कहेंगे कि सक्सेसिव से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सक्सेसिव से। 15% और 10% का सक्सेसिव कितना हो जाएगा, डिस्काउंट में आपको पता है x + y - xy/100 होता है, तो 15 और 10 का कितना हो जाएगा 15 10 25 -1.5, यानी कि 23.5, 23.5% डिस्काउंट, यानी कि 76.5 की बेची जा रही है, यानी 480 के 76.5 पे बेची जा रही है वो वस्तु। ये हो गया खरीदी जा रही है, यानी क्रय मूल्य इतना हो गया, और इसका 25% यानी इसका 1/4 हिस्सा, तो 4 धाम में 40, इससे कटेगा 12, 2 छक 12, 2 पंचे 10। आप ऐसे काट के कर सकते हैं, 6 गुणे 76.5/5, 5 से काटेंगे 15.3, और 15.3 गुणे 15 छक्के 90 और 18, यानी कि 90 1 91.8 है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो जैसे करना चाहें आप कर सकते हैं, राइट। देख लो अगला प्रश्न देख लो, कहा कि ये मैन रोज टू अ प्लेस 48 किलोमीटर डिस्टेंट एंड कम्स बैक यहाँ पे होना चाहिए, कम्स बैक इन 14 आवर्स। ही फाइंड्स दैट ही कैन रो 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम इन द सेम टाइम एज 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, द रेट ऑफ द स्ट्रीम इज। कहा कि एक आदमी है जो 48 किलोमीटर दूरी जाता है और वापस आता है। अगर हम माने कि जाता है धारा की दिशा में, तो वापस धारा के विपरीत दिशा में आता होगा। यानी कि अगर हम माने कि 48 को वो डाउन स्ट्रीम से जाता है तो वापस अप स्ट्रीम से आता होगा, और टोटल टाइम कितना लगा होगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड डी अगर माने तो 48/d डाउन स्ट्रीम से जाने में, और 48 अप स्ट्रीम की स्पीड यू माने तो 48/u आने में, और टोटल समय आपको दिया गया 14। ठीक है। आपसे आगे कहा गया कि वो जितने समय में 4 किलोमीटर धारा की दिशा में जा सकता है उतने ही समय में वो 3 किलोमीटर आ सकता है। यानी कि अगर मैं मानूँ कि अप स्ट्रीम स्पीड 3 है तो डाउन स्ट्रीम स्पीड 4 है। हम मान लेते हैं कि 1 घंटे में वो 3 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाता है, और 4 किलोमीटर उतने ही समय में, कहने का मतलब उतने ही समय अगर कहा गया है तो आप मान लो कि अगर 1 घंटे में मान रहे हो कि 3 किलोमीटर वो वापस आता है, तो 1 घंटे में जाने की अगर बात करें तो 4 किलोमीटर दिया गया है। ठीक, तो आप अप स्ट्रीम स्पीड 3 मान लो, डाउन स्ट्रीम स्पीड 4 मान लो। यहाँ पे पुट करोगे तो ये हो जाएगा 48/4 यानी 12 ये होगा, और प्लस 48/3 यानी कि 16, यानी टाइम कितना आना चाहिए 12 16 28, जो कि आ कितना रहा है 14। यानी अगर टाइम आधा आ रहा है
टाइम हमारा आना चाहिए 28, लेकिन आ रहा है 14, यानी कि एक्चुअल में जो हमारा 28 आ रहा है वो एक्चुअल में 14 है। यानी कि अगर टाइम आधा आ रहा है यानी स्पीड दुगनी होगी, यानी अप स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी 3 का 2 गुना यानी 6, और डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी 4 का 2 गुना यानी कि 8। अब आपसे पूछा गया स्ट्रीम की स्पीड, तो स्ट्रीम की स्पीड हमेशा होती है डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम बाई 2, यानी टी माइनस यू बाई 2, यानी धारा की दिशा में चाल माइनस धारा के विपरीत दिशा में चाल बटे 2। 8 में से 6 घटेगा 2, 2 का आधा 1, यानी आपका स्पीड हो गया स्ट्रीम का 1 किलोमीटर प्रति घंटे। चलो ये देख लो, कहा गया कि एक अमाउंट है जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है श्याम और राम के बीच में 5:4 के रेशियो में। अगर श्याम का हिस्सा इतना है तो टोटल अमाउंट बताओ। आपको पता है श्याम का हिस्सा कितना है 5, 5 बराबर इतना दिया गया, तो टोटल हिस्सा पूछा गया, यानी 5 4 9। अगर 5 बराबर इतना है तो 9 बराबर कितना हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया। तो बट्टे में 5 लगाना, 5 लगाओगे तो 1 11 बार जाएगा, ये 5 दूनी 10, 5 चौको 20, ये 5 हो जाएगा। तो 9 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर अगर इतना आ गया तो 9 बराबर, इसमें 9 से गुणा हो जाएगा। 9 से गुणा करोगे 9 पचे 45, 9 चौको 36 और 4 40, 9 दूनी 18, 4 22, 9 एक 9 2 11, 9 एक 9 1 10, तो 10 12 0 5 आपका आंसर हो जाएगा। समझ आ गया। और इतना ना समझना कि ये प्रश्न ऐसे इतने ईजी हैं, ईजी इस वजह से क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी है। बाकी एमटीएस का पेपर इसी लेवल का आना है। ये सारे सीजीएल सीएचएसएल के प्रश्न जो 2020 में पूछे गए। कहा गया 28 नंबर्स का औसत जो है 77 है। क्या पहली 14 का औसत 74 है और लास्ट 15 का औसत 84 है। कहा गया अगर 14वीं संख्या निकाल दी जाए तो एवरेज कितना बचेगा। अब देखो 28 संख्याओं का अगर योग 77 तो सॉरी एवरेज 77, तो 28 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 77 गुणे 28। अच्छा, कहा गया पहली 14 का योग 74, पहली 14 का योग की अगर हम बात करें, पहली 14 का औसत अगर 74 तो पहली 14 का योग 14 गुणे 74 प्लस लास्ट 15 का अगर हम बात करें तो लास्ट 15 का अगर औसत 84 है तो लास्ट 15 का योग 15 गुणे 84 हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे 14 संख्याएं इधर 15 इधर, यानी 29 संख्याएं हो रही हैं। 29 संख्याएं क्यों हो रही हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर 28 ही संख्याएं थी तो पहली 14 इधर आ गई और लास्ट की 15 लोगे तो 14वीं संख्या एक बार और आ जाएगी। यानी कि अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो 14वीं संख्या 2 बार आ रही है, यानी कि 14वीं संख्या अगर हम घटा दें इन दोनों के योग में से तो हमारी 28 संख्याओं का योग हो जाए। यहाँ से हमारी 14वीं संख्या निकल के आ जाएगी, हो जाएगी 14 गुणे 74 प्लस 15 गुणे 84 माइनस 28 गुणे 77। इसमें से 14 कॉमन ले लो, 14 कॉमन लोगे तो ये बचेगा 74 प्लस 15 छक्के 90 माइनस ये 77 दूना 154। तो ये जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 164 में से 154 घटेगा, ये आपका 10 हो जाएगा। 10 × 14 यानी कि 140, यानी 14वीं संख्या हो गई 140। अब 14वीं संख्या 140 है। आपको पता है 28 संख्याओं का योग कितना है, सम ऑफ 28 संख्याएं, सम ऑफ 28 संख्याएं हैं 77 गुणे 28। 14वीं संख्या इतनी है, इसको निकाल के योग कितना मतलब एवरेज कितना होगा। तो आपको पता है 28 संख्याओं का योग इतना है, इसमें से 140 घटा देंगे तो कितनी संख्याओं का योग आ जाएगा, यानी 77 गुणे 28 माइनस 140, ये हो जाएगा 27 संख्याओं का योग। अगर एवरेज निकालना है तो 27 से डिवाइड कर देंगे, यानी अगर इसमें 28 कॉमन ले लें तो ये बचेगा 77 माइनस 5 यानी 72 बटे 27। 9 3 27 और 9 8 72, तो 28 8 कितना हो जाएगा 184 मेरे ख्याल से होता है, नहीं 224 हो जाएगा। एक मिनट, 224 बटे 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे 3 7 21 और 3 5 15, 75 के आसपास हो गया, यानी 74.7 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 74.7 आपका आंसर हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे मेथड बड़ी है, आई नो मेथड बड़ी है, बेसिक है, लेकिन आपके पास इतना टाइम होता है एमटीएस में कि आप बेसिक से करें, गलती ना करें, क्योंकि गलती कर दोगे ये प्रश्न सारे लोग सही करेंगे। अगर आप गलती कर देते हो ज़्यादा ट्रिक के चक्कर में फंस के तो आप पीछे हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि इफ़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट 10% पर एनम इज 279, तो सम कितना होगा। आपको पता होगा कि 3 साल का अगर 10% 10% 10% की बात करें तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है। आपको पता है 1 साल का अगर बात करें तो 10 से 11 हो जाता है। 3 साल का अगर 10 का क्यूब हो जाए तो 11 का क्यूब, यानी अगर इतना मूलधन रहा होगा तो 3 साल में इतना हो जाएगा। यानी कि 1000 रुपये पे 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट 10% की रेट से, पहले आप अमाउंट निकालें तो 101331 हो जाता है, यानी 331 का ब्याज मिलता है, 33.1% ब्याज मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट। और साधारण ब्याज की बात करें तो 3 साल अगर 10% पर एनम मिल रहा है तो 3 साल में 30% मिलेगा, यानी इनका अंतर दिया गया। तो इनका अंतर 33.1% और 30% का अंतर कितना होगा 3.1%, और 3.1% आपको दिया गया 279, यानी इसका कितना गुना 90 गुना। देखो ये अगर काटो तो ये 90,
यानी 1% 90 है, यानी कि धन कितना हो जाएगा 90 × 100 यानी कि 9,000। यानी आपका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 9,000। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। इसका फार्मूला भी है, मैं बता दूंगा। फार्मूले की अगर बात करें तो फार्मूला होता है, अगर मैं प्रिंसिपल को P मानूँ तो ये होता है P × R/100 का होल क्यूब प्लस 3P × R/100 का होल स्क्वायर, ये होता है। लेकिन मुझे नहीं लगा यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत है। अगर 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस की बात करें तो वो होता है P × R/100 का होल स्क्वायर। तो ये 2 साल के लिए इतना वाला हिस्सा केवल होता है ये वाला, और 3 साल के लिए अगर बात करें तो पूरा फार्मूला मैंने बता दिया, राइट। यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया की जगह पे टोटल सरफेस एरिया कर लीजिएगा। कहा गया किसी घन के लिए 3456 है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो आपको वॉल्यूम की बात की गई। अब वॉल्यूम निकालना है तो आप ऐसे भी देख सकते थे कि इसमें से कौन सा क्यूब है, क्यूब मतलब कि पूर्ण घन है, तो ऐसे भी देख सकते हैं। अदरवाइज आपको सीधे क्या काम करना है, आपको पता है कि टोटल सरफेस एरिया किसी क्यूब के लिए 6a² होता है, जहाँ पे साइड ए होती है, तो 6a² बराबर 3456 दिया गया। a² बराबर इससे काटोगे 6 × 5 = 30, 576 हो जाएगा। a बराबर 24 हो गया। अगर साइड 24 है तो आपको पता है कि क्यूब कितना हो जाएगा, मतलब वो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, a का क्यूब यानी कि 24 का क्यूब। अब 24 का क्यूब मान लो आपको याद नहीं है, तो आपको 24 का स्क्वायर याद है 576, और गुणे लिख लो 24, तो 24 को 12 × 2 लिख लो, तो ये आपका 12 × 6 = 72, हासिल आए 7, 12 × 7 = 84, और 7 91, हासिल आएगी 9, 12 × 5 = 60, 9 69। अब इसका 2 गुना करना है, तो 69 दूना होता है 138, और 12 दूना 24। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप पूरा एकदम बहुत बड़े तीरंदाज रहो, आप अगर बेसिक भी जानते हो तो आप आराम से कर लोगे, राइट। चलो ऐसा प्रश्न भी टाइम एंड वर्क में पूछा जाएगा। अब वो सॉरी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से बेसिकली 2 प्रश्न आते हैं। क्योंकि ये मैन वॉकिंग एट अ रेट ऑफ 4 km/h क्रॉस द टनल इन 18 मिनट्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टनल इन मीटर। अगर वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है, 18 मिनट पे क्रॉस करता है, तो उसकी बेसिकली लंबाई कितनी हो जाएगी टनल की, 4 × 18/60 ये हो जाएगा। यानी ये 18/15 किलोमीटर आ जाएगा। 18/15 किलोमीटर कहने का मतलब 18,000/15 मीटर। अब 15 से काटोगे तो ये 12 हो जाएगा, 180 कट के, और बाद में 2 जीरो, यानी 1200 मीटर टनल की लंबाई हो जाएगी, राइट। देख लो ये भी प्रश्न देख लो। कहा गया कि बेस रेडियस किसी राइट सर्कुलर कोन के लिए 3 सेंटीमीटर है, रेडियस 3 सेंटीमीटर दिया गया, और हाइट यानी ऊंचाई दी गई 4 सेंटीमीटर। तो आपसे कहा गया टोटल सरफेस एरिया कोन के लिए। अब कोन के लिए अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो ये होता है πRL + πr²। πRL कर्व सरफेस एरिया प्लस πr² मतलब आधार का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे πr अगर कॉमन ले लें तो ये l + r आ जाएगा। आपको पता है अगर r 3 है, h 4 है, तो l कितना हो जाएगा 5, क्योंकि l² बराबर होता है i² + h²। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो गया पाई × r की वैल्यू 3 × l + r, यानी कि 3 5 8, तो ये हो जाएगा 8 × 24 पाई। और चूंकि एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बाकी चीज़ें सेंटीमीटर में दी गई। तो आप ये याद रखिएगा कि कोन के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया इतना होता है, बेस का एरिया इतना होता है, टोटल सरफेस एरिया इतना होता है। अगर वॉल्यूम की बात करें तो 1/3 πr² h होता है, और जहाँ पे πr² h अगर बात करें तो ये बेलन के लिए होता है। समझ में आ रहा होगा ना, सिलेंडर के लिए। ये प्रश्न देख लो। कहा क्या गया है कि इन अ क्लास 80 स्टूडेंट्स, मतलब इन ए क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट यानी 80 स्टूडेंट है, देयर आर 60% गर्ल्स। अगर 80 का 60% यानी कि 48 क्या है लड़कियाँ, 48 क्या है गर्ल्स, ठीक है। तो बॉयज़ कितने बच्चे 32, ठीक है। क्योंकि एवरेज वेट ऑफ बॉयज़ इज 58, दैट ऑफ गर्ल्स इज 52। तो होल क्लास का तो बेसिक से भी कर सकते हैं। अदरवाइज आपको क्या काम करना है, हम मान लेते हैं, देखो यहाँ पे लिखो बॉयज़, यहाँ पे लिखो गर्ल्स। बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना है आपको पता है, गर्ल्स हैं 60% और बॉयज़ हैं 40%। तो गर्ल्स हो जाएंगे, गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो 3:2 हो जाएगा। आपको बॉयज़ का एवरेज वेट 58 पता है, गर्ल्स का एवरेज वेट 52 पता है। आप मान लो टोटल वेट x है, तो आप मिक्सचर एलिगेशन लगा दो, यानी कि 58 - x, यानी कि अगर इधर करोगे तो 58 - x आएगा, और इधर x - 52, और इसका रेशियो कितना हो जाएगा 2:3, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 116 - 2x = आ जाएगा 3x - 156, राइट। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 156, 5x बराबर कितना हो जाएगा 116 + 156 यानी कि 272, यानी 5x बराबर 272, तो x बराबर 54.4 मेरे ख्याल से हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, 5 × 25, 5 × 20, 5 × 20। तो x हमने माना क्या था क्लास का ओवरऑल वेट, तो आपका आंसर आ जाएगा 54.4। अदरवाइज आप बेसिक से भी कर सकते थे कि 54 लड़कियों का इतना है, इनका इतना है, तो टोटल वेट निकाल लेते, उसको 80 से डिवाइड कर देते।
देख लो, कहा गया इफ़ टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:7 सम ऑफ देयर क्यूब्स इज दिस वन, तो ग्रेटर नंबर क्या होगा। अब एक संख्या को 4x, दूसरी संख्या को 7x, दोनों का क्यूब, तो 4 का क्यूब 64 हो जाएगा। एक मिनट, ये हो जाएगा 64x क्यूब, और प्लस 7 का क्यूब 343, ये 64 प्लस 343 एक्स क्यूब कॉमन ले लिया, ये बराबर आपका आ गया 407, और ये एक के बाद 3 जीरो, ठीक है। ये दोनों जुड़ के 407 होंगे, 407 से कटेगा ये 1000 हो जाएगा। एक्स क्यूब बराबर 1000 यानी एक्स बराबर 10। अब एक्स बराबर 10 हो गया, बड़ी संख्या यानी 7x हमने माना था तो 70 हो जाएगी। तो ये ऐसा डाटा फिट किया जाता है ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। यहाँ पे 14.927% नहीं होता जैसा टीचर आपको कराते हैं, क्योंकि अगर ऐसा रहेगा तो एग्जाम में 25 क्वेश्चंस विद इन टाइम लिमिट, चाहे CGL हो, CHSL हो, चाहे CGL मेंस 100 क्वेश्चंस हो 120 मिनट्स में, ऐसे नहीं हो पाएगा। एक आध क्वेश्चन में भी आ जाए, लेकिन वो MTS और CHSL में तो नहीं आता। CGL मेंस में एक आध क्वेश्चन आ जाता है, वो जो कैलकुलेशन जिनकी अच्छी होती है उनको बेनिफिट देने के लिए, राइट। ऐसा प्रश्न करने का तरीका मैंने कैसे बताया, क्योंकि द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 53, सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या जो 53 से कटी। अब आपको इसके लिए क्या काम करना है, 53 से डिवाइड करो किसको, सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या को। सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक के बाद 5 जीरो लगा दो। 53 से एक बार जाएगा 53 जाएगा, यहाँ पे बचेगा 47, ये 470 होगा। 9 बार जाएगा, 9 बार नहीं जाएगा, 8 बार जाएगा, 8 तियाँ 24 होगा, 8 पंचे 40 और 2 42 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 6, और यहाँ पे बचेगा 6 में से 2 जाएगा 4, ये 0 तक आ चुका है, ये वाला 0 आएगा, 460 आएगा। 9 बार जाएगा नहीं, 8 बार फिर जाएगा, 424 होगा, फिर ये बचेगा 36, ठीक है। फिर ये वाला 0 आ जाएगा, 360 होगा। यहाँ पे 9 बार जाएगा नहीं, और सॉरी 8 बार जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 8 बार ले जाएंगे, 8 तियाँ 24, 8 पंचे नहीं, 8 बार नहीं 7 बार जाएगा, सॉरी 7 बार भी नहीं जाएगा, 6 बार जाएगा। 6 तियाँ 18 और 6 पंचे 30 और 1 31, यानी कि 318। घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 42 आ जाएगा, राइट। अब देखो, आपको अगर डिविजिबल बनाना है तो यहाँ पे शेषफल 42 बच रहा है। अगर ये शेषफल को हम किसी तरह से ऐसा बना दें कि ये 53 से कटने लगे, अगर 42 में क्या जोड़ें कि 53 से कट जाए, आप कहेंगे 11 जोड़ दो, बस इस 6 अंकों की संख्या में जो सबसे छोटी संख्या ली थी उसमें 11 जोड़ दो तो पूरी संख्या कट जाएगी। यानी 1 के बाद 5 जीरो था तो 1 के बाद 3 जीरो लगा के 11, यानी कि 1 के बाद 5 जीरो, यानी कि 1 लाख में 11 जोड़ दो तो 1,11,000 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी जो 53 से कटेगी। आपको क्या काम करना है, तो बेसिकली आपको करना क्या होता है, आपको देखना होता है शेषफल क्या है। मान लो शेषफल यहाँ पे 50 बचता, ठीक है। अब 50 को 53 बनाना होता तो 3 जोड़ देते, यानी कि जो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ली थी उसमें 3 जोड़ देते तो आपकी संख्या आ जाती, जो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती जो किससे कटती, 53 से। अगला प्रश्न देख लो, ये भी CGL CHSL का प्रश्न है। कहा गया A/B दिया गया, आपको C/D दिया गया, A/B C/D तो 2C/5D पूछा गया। अब देखो A/B बराबर 2/3, तो A को 2 मान लो, B को 3 मान लो, तो यहाँ से C/D यानी C/D कितना हो जाएगा 5A, यानी 5 2 जा 10 बटे 3B यानी कि 3 तियाँ 9। अब आपको 2C यानी 2C, C को 10 मान लो तो 2 धाम में 20 बटे 5D 5 9 45, 5 से कटेगा 5 9 45, 5 चौको 20, अनुपात 4:9 हो जाएगा। बस आपको मानते जाना है, ठीक है। प्रश्न देखो, कहा क्या गया कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 9:7, दो संख्याएं 9:7 के अनुपात में है। कहा गया लार्जर संख्या अगर 56 है, 1 मिनट, लार्जर संख्या अगर 56 है तो कहा गया कि वो 56 मोर देन 1/7 ऑफ द स्मॉलर देन व्हाट इज द सम ऑफ 2 नंबर। कहा गया दो संख्याएं 9:7 के अनुपात में, एक संख्या 9x, एक संख्या 7x। कहा गया जो लार्जर संख्या है वो 56 ज़्यादा है 1/7वें हिस्से से स्मॉलर के। देखो यानी लार्जर संख्या 9x जो है वो 7x के 1/7वें यानी x से 56 ज़्यादा है, यानी 9x बराबर x + 56 यानी 8x बराबर 56, यानी x बराबर यहाँ से कितना आ गया 7। अब x बराबर 7 आ गया तो सम ऑफ 2 नंबर्स पूछा गया, इन 9 7 16x पूछा गया। अगर x बराबर 7 है तो 16x बराबर कितना हो जाएगा 16 × 7, 7 6 42, 7 1 7 4। कहा क्या गया है, कहा गया ये नंबर p इज 20% मोर देन अ नंबर q बट 10% लेस देन अ नंबर r, व्हाट परसेंटेज इज नंबर q ऑफ नंबर r। ध्यान से देखिएगा, p q r 3 संख्याएं दी हैं, ठीक है। कहा गया जो p है वो q से 20% ज़्यादा है, यानी q को अगर हम 100 माने तो p 120 है। कहा गया जो p है वो r से 10% कम है, यानी r का 90%, r का 90% मतलब r का 9/10 है। r का 9/10 120 अगर है तो 3 से कटेगा 3, ये हो जाएगा 40, यानी कि r बराबर हो जाएगा 40 × 10 400/3, यानी r की जगह पे 400/3 लिख लो।
बस अब 3 से गुणा कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, यानी ये हो गया 360, ये हो गया 300, ये हो गया 400। आपसे यही पूछा गया कि जो Q है वो R का कितना परसेंट है, तो 300 400 का कितना परसेंट है, 75%। तो आपका आंसर 75% हो जाएगा, राइट। लो, कहा क्या गया, परसेंटेज से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। कहा गया गौरव अर्न्स 800 पर डे, आफ्टर सम वीक्स ही अर्न्स 960, व्हाट इज परसेंटेज इनकी। 800 पहले कमाता था, 960 अब कमाता है, यानी 160 की वृद्धि। 800 का 10%, 80, तो 160 कितना परसेंट, 160/80 यानी कि 20%। अरे देखो 80 अगर 10% है तो 160 कितना परसेंट हो जाएगा, 20%। सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, आप कर लेना, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। और सोल्यूशन आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 19 नंबर का क्या है, अदरवाइज आप लोग स्पून फीडिंग ज़्यादा करवाते हो। 20वां भी वही सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, ये भी आपको करना है। कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताना है, मैं आंसर की शेयर भी कर दूंगा 2500 प्रश्न की। ये बताना है कि मीन मीडियन के बीच डिफरेंस क्या होगा। मीन बेसिकली क्या होता है, मीन होता है सबका योग बटे माध्य, मीन होता है माध्य, और मीडियन होती है माध्यिका। अब आपको माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। असेंडिंग ऑर्डर के लिए यानी बढ़ते क्रम में 2 5 7 8 9, 2 5 7 8 9 हो गया, फिर 10 आएगा, 12 13 14 26, 10 12 13 14 26, ठीक है। आप एक बार काउंट कर लो, 3 3 6 3 9 1 10, 3 3 6 3 9 1 10। अब अगर मीन निकालना है तो सबका योग बटे 10 जोड़ लो, 26 14 40, 13 53, 2 55, 10 65, 10 75, 9 84, 8 92, 92 और 12, 92 और 2 94, और 10 104, 2 106, यानी ये 10.6 हो जाएगा। 106 में 10 से डिवाइड करेंगे। और अगर हम इसकी मीडियन की बात करें तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि पदों की संख्या अगर सम है, देखो पदों की संख्या यहाँ पे 10 है और 10 सम है यानी इवन है, तो अगर पदों की संख्या इवन है तो मीडियन बराबर होती है n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म बाई 2, यानी 10/2वां टर्म यानी कि पाँचवा टर्म कौन सा हो जाएगा, 9, प्लस n/2 प्लस 1वां टर्म यानी कि 10/2, 5 प्लस 1 छठवां पद 10, तो 9 प्लस 10/2 यानी कि 19/2 यानी कि 9.5। अब इन्हीं का डिफरेंस निकालना था, तो मीडियन आपके आगे 9.5, मीन है आपका 10.6, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1.1। तो आपको ये याद रखना है। तो आपको मीडियन का पता चल गया। मीडियन आपको पता चल गया क्या, कि मीडियन अगर पदों की संख्या सम है तो कैसे निकलें, और अगर विषम है तो n+1/2 टर्म जो होता है वो मीडियन होता है, राइट। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये देखो कहा क्या गया है, कहा गया आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी इक्वल साइड्स आपको दी गई हैं कुछ 10 और आपको दिया गया अनइक्वल साइड 12 है, तो आपको बताना है एरिया। देखो ये इक्वल साइड है 10 10, अगर ये 12 है तो आप इस पर मीडियन ड्रा कर दो। मीडियन कहीं है परपेंडिकुलर, आइसोसेलेस ट्राइंगल में बराबर होता है, तो इसको 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगा यानी ये 6 हो जाएगा। अगर ये 10 है, ये 6 है, ये परपेंडिकुलर है तो ये हो जाएगा 8। अब आपको पता है एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस। आपको पता है ये पूरी भुजा कितनी है, अगर ये 6 आधा है तो पूरा 12 हो जाएगा, यानी हाफ इंटू बेस 12 गुणे ऊंचाई 8, तो आपका कितना हो जाएगा, हाफ इंटू आधा इंटू ऊंचाई, तो 2 से कटेगा 6, 6 8 48, आपका आंसर 48, राइट। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा द पाई चार्ट शोज द मनी स्पेंड बाय आदित्य थ्रू क्रेडिट कार्ड्स of different banks. The total money spent by him through credit card is in a year is this one. आपसे कहा गया कि आदित्य है अलग अलग क्रेडिट कार्ड से इतना रुपया खर्च करता है, 3,60,000 पूरा खर्च करता है, ठीक है। तो आपको बताना क्या है, प्रश्न पे आते हैं, देखिएगा, ठीक है। कहा गया कि आपको ये मतलब आदित्य का टोटल खर्चा दिया गया, यानी कि सबका मिला के 100% 360 है। अब आपसे जो भी प्रश्न पूछा जाएगा वो निकाल सकते हैं। अगर 100% 360 है तो क्रेडिट कार्ड ए, क्रेडिट कार्ड बी, क्रेडिट कार्ड सी, क्रेडिट कार्ड डी, सबका परसेंटेज आपको पता है, आप उसी पे कैलकुलेट कर लेना है। ये भी आपको मैंने बेसिक सा बता दिया कि अगर 100% 360 मतलब 3,60,000 है तो 1% कितना हो जाएगा, 3600, 1% 3600, तो आप उसी पे कैलकुलेट कर लेंगे। ये भी आपको करना है, ये भी आपको मैं करवा सकता हूँ, ठीक है। मैंने बहुत सारे डीआई के क्वेश्चंस करवाए, अगर आपको डीआई में प्रॉब्लम होती है तो आप जाके देख सकते हैं। डीआई की प्लेलिस्ट में मैंने सीजीएल, सीएचएसएल, सीजीएल में सारे सीपीओ सारे के करवा रखे हैं डीआई। ये प्रश्न देखो, कहा गया लाइन ग्राफ है, इसमें भी डाटा सेम चीज़ दिया गया है। कहा गया ये सेल दिखाता है और आपका प्रोडक्शन दिखाता है, ठीक है। आप देखिएगा प्रोडक्शन आपका जो रेड वाला है वो प्रोडक्शन है, और जो मतलब सर्किल टाइप का बना है और जो चौकोर बना हुआ है वो आपका क्या है, सेल है, ठीक है। अलग अलग सालों में, जैसे 2015, 16, 17, 18 और 19 में दिया गया। अब आगे क्या प्रश्न में कहा गया वो पढ़ते हैं। आपको इसमें कहा गया कि जो
पूर्व वर्ष की तुलना में कंपनी के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि। अब आपको यहाँ पे परसेंटेज में निकालना है कि उत्पादन में सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ होती है। उत्पादन में सबसे ज़्यादा वृद्धि, आप एक चीज़ बताओ, एक बात यहाँ मुझे बताओ, आपको सब कैरियर मतलब ग्राफ जो है प्रोडक्शन में वृद्धि पूछा गया तो आपको केवल प्रोडक्शन वाला ग्राफ देखना है। प्रोडक्शन में वृद्धि कहाँ हो रही है, केवल यहाँ या तो हो रही इस साल में, या तो यहाँ पे हो रही है या तो यहाँ पे, बाकी एक जगह तो घट रहा है। अब देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कर्व बढ़ता दिख रहा है, तो अगर आपको तुक्का भी लगाना है तो आपका ये बीच वाला साल यानी 2017 हो जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं लगाना है तो आप परसेंटेज में कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट करके आपको कमेंट में बताना कि सही हूँ मैं या गलत। तो आपको इसमें कुछ करना नहीं था, और परसेंटेज में पूछा गया तो परसेंटेज में निकाल लो, है ना। ये प्रश्न देखो, इसमें अध्ययन करना है और बताना है कि क्या पूछा गया। कहा निम्नलिखित तालिका में 5 वर्ष के दौरान किसी कंपनी के निश्चित उत्पाद का उत्पादन और बिक्री अलग यहाँ पे ग्राफ में दिया गया, जैसे वहाँ पे बार दिया गया था बार ग्राफ, वैसे यहाँ पे मतलब उसमें ग्राफ में दिया गया, तो ये तो और आसान बन जाता है। इसमें भी बेसिक सा खर्चा है। निम्नलिखित किन वर्षों में उत्पादन जो है वो औसत से अधिक है, बिक्री उत्पादन के औसत से अधिक है। औसत से क्या लिखा हुआ है, औसत से, या जो भी पूछा गया तो आपको अगर औसत पूछा गया तो औसत निकाल लेना है। यहाँ पे पूछा क्या गया, उत्पादन के मध्य से अधिक है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको बस जो भी पूछा गया है, अगर मान लो औसत पूछा गया तो औसत निकाल लेना है, ठीक है। तो आपको ये सॉल्व करके बताना है कमेंट सेक्शन में, तीनों क्वेश्चन जो मैंने कहे हैं वो आपको बताना है, ठीक है। बाकी आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और मैं तीनों DI के क्वेश्चन इस वजह से छोड़ रहा हूँ ताकि आप खुद करें। मैंने मेथड बता दी, थोड़ी सी कैलकुलेशन करोगे ताकि एग्जाम में जाके आपको कोई दिक्कत ना हो। अदरवाइज मैंने सारे सेट्स में पूरे क्वेश्चंस करवाए हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ता नहीं हूँ, इसी वजह से छोड़ रहा हूँ। बाकी गुड लक, लव यू ऑल, अच्छे से पढ़ें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। उधर PDF पड़ा हुआ है, PDF को आपको सॉल्व करना है। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत है तो उस पर्टिकुलर टॉपिक की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। गुड लक, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट।